आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर और हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो आज उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो पढ़ते हैं सोशल साइंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। उसके पहले नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023 और हम नए नए बैचेस लेके आए आपके लिए, प्यारे प्यारे बैचेस लेके आए आपके लिए, जिसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे और मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी और मैं 9th क्लास भी पढ़ाऊंगी और 10th क्लास भी पढ़ाऊंगी। और मेरे 9th क्लास के लेक्चर्स कब आएंगे? वो आएंगे वेडनेसडे को आएंगे 4 PM to 5 PM। ओके, 4 बजे से 5 बजे तक मेरा लेक्चर रहेगा। चलो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेंट्स में क्या क्या पढ़ लिया हमने ये देखते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था यहाँ तक अ डायरेक्टरी रूल्ड फ्रांस। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है जाके देखो, है ना, मस्त अच्छा लेक्चर है, आपको पूरा समझ आ जाएगा क्या क्या पढ़ा है। यहाँ तक के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद के टॉपिक्स आज हम लेक्चर में देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डिड विमेन हैव रिवॉल्यूशन। क्या विमेन का रिवॉल्यूशन हुआ? उन्होंने भी रिवॉल्यूशन किया। देखते हैं आगे। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, जो स्लेवरी थी कैसे वो बंद हुई? जो स्लेवरी थी कि लोगों को स्लेव्स बना के रखते थे, वो कैसे बंद हुई? और रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, रिवॉल्यूशन का एवरीडे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या नहीं पड़ा, ये। और लास्ट में हम देखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है आज का? क्या है? डिड वीमेन हैव रिवॉल्यूशन। डिड वीमेन हैव रिवॉल्यूशन, क्या विमेन ने रिवॉल्यूशन किया? बिल्कुल किया। विमेन जो है ना बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी बिगिनिंग से। जब से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तब से विमेन बहुत एक्टिव थी रिवॉल्यूशन में। बहुत जोर शोर से वो अपना भागीदारी दिखाती थी रिवॉल्यूशन में, बहुत एक्टिव थी वो। और उसकी वजह से ना बहुत सारे चेंजेस भी हुए फ्रेंच सोसाइटी में। उनके विमेन के एक्टिव होने की वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए सोसाइटी में, फ्रेंच सोसाइटी में। और वुमेन क्यों थी? उनको लगता था कि वो अगर रिवॉल्यूशन में होंगी तो वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगी चेंजेस करने के लिए। ठीक है, वुमेन सोचती थी कि वो अगर रिवॉल्यूशन में पार्ट लेंगी, वो एक्टिव रहेंगी, तो दे विल प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि चेंजेस हो और उनकी लाइफ्स क्या हो, लाइव्स उनकी इंप्रूव हो, उनकी जिंदगी इंप्रूव हो, उनकी जिंदगी अच्छी हो, कुछ अच्छे चेंजेस आए। और फिर क्या होता था? थर्ड एस्टेट विमेन वर्कड फॉर लिविंग। जो थर्ड एस्टेट, देखो फर्स्ट 2 एस्टेट्स तो हम समझ गए थे कि फ्रेंच सोसाइटी कितनी 3 एस्टेट्स में बंटी हुई थी। 3 एस्टेट्स में थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट। फ्रेंच सोसाइटी कितनी एस्टेट्स में बटी हुई थी? 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। ओके, तो फर्स्ट एस्टेट क्या हुआ करते थे? वो क्लेर्जी हुआ करते थे, हमने देखा पहले। सेकंड एस्टेट नोबल्स हुआ करते थे, भैया वो लोग तो बड़े रिच हुआ करते थे। थर्ड एस्टेट की विमेन का क्या हाल था? थर्ड एस्टेट की विमेन जो थी ना, क्या होता था? वो ना उनको अपने जीवन के लिए, उनको रहने के लिए, अपनी लिविंग के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए ना वर्क करना पड़ता था। क्या क्या काम करती थी वो कपड़े धोती थी, या फिर जो बड़े बड़े घर होते थे प्रॉस्परस लोगों के, रिच लोगों के, वहां पे वो सर्वेंट का काम करती थी, या फिर वो सब्जियां बेचती थी, फ्रूट्स बेचती थी, या फिर फ्लावर्स बेचती थी। तो वो बहुत काम करती थी अपना जिंदगी जो कमाई के लिए, कि उनकी जिंदगी जो है वो बिता सके, उसका जो खर्चा उठा सके, उसके लिए उनको काम करना पड़ता। तो ये काम करने पड़ते थे उनको। ठीक है, अब उनके पास क्या नहीं था? अब अच्छे काम भैया इसलिए भी नहीं कर पाती, उस टाइम पे एजुकेशन और जॉब जो है ना विमेन की राइट नहीं थी, ये मेल राइट थी, ये मेल लोग ही मोस्टली करते थे। और विमेन ये सारे काम करती थी, जैसे कपड़े धोना, बच्चों को देखना, और ब्रेड को इकट्ठा करना, ब्रेड की व्यवस्था करना। ठीक है, और क्या, और जैसे मैंने अभी बताया बड़े बड़े लोगों के घर में सर्वेंट का काम करना। तो ये सारे काम करने पड़ते थे।
और उनके पास एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब भी नहीं थी कि वो जॉब करने की परमिशन या एजुकेशन ले, वो उनके पास वो परमिशन ही नहीं थी, वो एक्सेस नहीं कर सकते थे उसको। आगे देखते हैं क्या होता है। They were lower than men. उनको मैन से कम समझा जाता था। उनका जो लेवल था ना, वो उनको मैन को जो है ना वो सुप्रीम समझा जाता था कि मैन विमेन से बढ़कर है, मैन विमेन से ज्यादा अच्छे होते हैं, और विमेन को लोअर समझा जाता था। ठीक है, बहुत गलत बात है ये। इक्वालिटी, इसलिए बहुत चेंजेस आए, इक्वालिटी आई, इक्विटी भी बहुत जरूरी होती है ना। इक्वालिटी आई तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं उस टाइम में, और अब जो ये टाइम है बहुत चेंजेस हुए हैं और आगे भी और चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। विमेन ने फिर क्या किया। अब ये जो कंडीशन थी भैया कि उनको एक तो एजुकेशन राइट नहीं है, यहां देखते हैं क्या क्या नहीं है उनके पास। एजुकेशन राइट नहीं है उनके पास, एजुकेशन, जॉब ये नहीं है उनके पास। ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, उनको सर्वेंट जैसे काम करना पड़ता है, उनको फ्रूट्स वेजिटेबल बेचने वाला काम करना पड़ता है। ठीक है, और उनको क्या करना पड़ता है, उनको ब्रेड, सिर्फ कि ब्रेड इकट्ठा करें, घर देखें, बच्चों को पालें, बस यही काम था उनका। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमको नहीं करना, हमको हमारे पॉलिटिकल राइट्स भी चाहिए, हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और न्यूज़पेपर्स बनाए। तो विमेन ने कहा कि भैया ठीक है, तुम हमको राइट नहीं दे रहे हो तो हम खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाएंगे और खुद के न्यूज़पेपर्स बनाएंगे। तो वो बनाने लगी, उन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब्स कौन थे, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी। बेटा ये लिख लेना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लब्स हैं, इनको लिख लेना आप। कौन से हैं, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। ये मोस्ट फेमस क्लब्स थे जो विमेन के थे, विमेन क्लब थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मैंने बताया ना कि उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थी। तो उनकी क्या डिमांड्स थी, उनकी डिमांड्स थी कि जो पॉलिटिकल राइट्स आदमियों को मिल रही है, पॉलिटिकल राइट्स जो मेन को मिल रही है, वही पॉलिटिकल राइट्स हमको भी चाहिए भैया, हम तो लेके रहेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल राइट्स जो आदमियों को मिल रही है, और राइट टू वोट, राइट टू वोट तो भाई पहले आपने देखा, इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि राइट टू वोट भी सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को दिया जाता था, पैसिव सिटीजन्स को नहीं दिया जाता था। ठीक है, और उसमें से भी मेन को भी मिलता था, पर मेन में भी सारे मेन को नहीं मिलता था, कुछ चुनिंदा लोगों को मिलता था। ठीक है, तो विमेन क्या डिमांड कर रही थी कि उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए उनको, और राइट टू वोट चाहिए, जैसे आदमियों के पास है, जैसे मेन के पास है, वैसे ही उनको चाहिए, ताकि वो अपना न्यू गवर्नमेंट जो बनी है, नई गवर्नमेंट जो बन के आई है, वो तो मर गए। कौन, लुइस जो थे, लुइस 16 है ना, वो तो चले गए, उनको तो एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अब ये जो नई जो मोनार्की से अब जो रिपब्लिक बना था फ्रांस, ये जो रिपब्लिक गवर्नमेंट बन के आई है, इसमें उनके इंटरेस्ट वो तभी शो कर पाएंगे जब उनको पास पॉलिटिकल राइट्स होगी, राइट टू वोट होगा। So they were demanding for right to vote and political rights so as to show their interest, so as to show their representation in the new government। जो न्यू गवर्नमेंट बन के आई है उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए उनको पॉलिटिकल राइट्स और राइट टू वोट चाहिए थे, जैसे आदमियों के पास थे। आगे देखते हैं, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट came up with laws that improved the lives of women। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ना बहुत सारे लॉज बनाए थे, जिसकी वजह से ना कुछ इंप्रूवमेंट हुई थी, कुछ इंप्रूवमेंट जो है वो हुई थी लाइफ्स, उसके विमेन की लाइफ्स में। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए जिससे जो विमेन की लाइफ थी वो इम्प्रूव हो सके, उनके लिए कुछ अच्छा काम उन्होंने किया। हम देखते हैं क्या काम किया भाई उन्होंने। ठीक है, ये तो अच्छा काम किया, स्कूलिंग को कंपलसरी कर दिया कि भैया स्कूलिंग बहुत जरूरी है, एजुकेशन राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज भी एजुकेशन राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू एजुकेशन सबके पास होता है और सबके पास होना चाहिए, तो इस राइट का फायदा उठाओ और अपनी भैया एजुकेशन लो, है ना। राइट टू एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट।
आज के टाइम पे एजुकेशन इज एवरीथिंग, इट इज एवरीथिंग, सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या था, स्कूलिंग मेड कंपलसरी, स्कूलिंग को ना कंपलसरी कर दिया गया कि भैया अब स्कूलिंग आपको करनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंपलसरी कर दी। कोई फोर्स्ड मैरिज नहीं होगी, आप किसी की जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते। पहले क्या होता था, पहले ना राइट टू एजुकेशन और जो राइट टू जॉब था, मतलब मैंने यहाँ जो बताया ना इसके पहले बताया था, हाँ ये जो एक्सेस टू एजुकेशन और एक्सेस टू जॉब था, ये थर्ड एस्टेट के पास नहीं था। थर्ड एस्टेट की जो विमेन थी ना, उनके पास एजुकेशन या जॉब का एक्सेस नहीं था, वो नहीं ले सकती थी। एजुकेशन किसको मिलती थी, एजुकेशन ना सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट 2 एस्टेट्स के विमेन थी उनके पास राइट था कि वो जा सकती थी कॉन्वेंट्स में, वो एजुकेशन लेती थी। बट उस एजुकेशन को लेने के बाद भी क्या करते थे, उनकी फैमिली उनकी एक अरेंज मैरिज करा देते थे, मैरिज अरेंज कर देते थे और उनकी शादी करा देते थे, चाहे उनको करना हो चाहे उनको नहीं करना हो। तो ठीक है, एजुकेशन थी बट उनके पास मैरिज का राइट नहीं था, वो उनकी शादी हो जाती थी। एजुकेशन हुई, शादी करा दो भैया, पढ़ लिया है लड़की ना तो अब शादी करा दो, ये चीज गलत है, दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो अब क्या किया, कोई फोर्स्ड मैरिज नहीं होगी, आप किसी की जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते। अगर विमेन को शादी नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है, तो कोई फोर्स्ड मैरिज नहीं होगी। और क्या, मैरिज को ना एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था और बोला था कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसको सिविल लॉ के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर मैरिज को मान्यता देनी है, मैरिज करनी है, तो उसको ना मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था और बोला कि उसको आपको जो लॉ है उसके अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा, आपको उसको रजिस्टर कराओगे तभी वो मैरिज कहलाएगी। ठीक है, तो मैरिज को एक लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट और रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी हो गया था। फिर क्या हुआ और क्या बनाया उन्होंने, डाइवोर्स जो था वो लीगल बना दिया था कि डाइवोर्स का हक है, डाइवोर्स लीगल है, उसका हक है, आप ले सकते हो। ठीक है, और पहले सिर्फ ना मेन के पास था कि सिर्फ मेन ही अप्लाई कर सकता है या कुछ, अब दोनों अप्लाई कर सकते थे, विमेन भी अप्लाई कर सकती थी और मेन भी अप्लाई कर सकता था डाइवोर्स के लिए। अगर एक शादी है उसमें से अगर किसी को नहीं रहना उस शादी में, तो विमेन भी अप्लाई कर सकती है डाइवोर्स के लिए और मेन भी अप्लाई कर सकता है डाइवोर्स के लिए। सो बोथ द पीपल हैव द राइट to apply for divorce so that they can end their marriage if उनको करनी है तो। ठीक है, आगे जॉब्स को अलाउ कर दिया था कि ठीक है आप जॉब्स कर सकते हो। ठीक है, और क्या, और छोटे छोटे बिजनेस भी अलाउ कर दिए थे कि आप स्मॉल बिजनेस भी रन कर सकते हो, विमेन को बोल दिया था आप जॉब कर सकते हो, तो ये भी उनको अलाउ किया था। पर चलो ये हमने क्या देखे, ये कि कुछ ना, ये कुछ वो बनाए थे उन लोगों ने, क्या, ये नए सुधार किए थे। ठीक है, ये कुछ नए सुधार किए थे जो गवर्नमेंट थी, वो नए ये सुधार लेके आई थी कि विमेन के लिए उन्होंने ये नई चीजें बोली कि ठीक है आप ऐसा ऐसा आप कर सकते हो ताकि विमेन की जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, विमेन का जो स्ट्रगल था, विमेन को चाहिए थी पॉलिटिकल राइट्स, उनको ये राइट्स तो मिल रही थी बट उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थी कि हम भी पॉलिटिकल ऑफिस संभाल सकते हैं, भाई हमें क्या कमी है, हम भी जाएं पॉलिटिकल ऑफिस संभालें, पॉलिटिकल काम करें। तो वो चाहिए था उनको कि हमको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थी। तो उनका जो स्ट्रगल था ना वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को लेने के लिए वो उनका स्ट्रगल चलता रहा। आगे क्या हुआ, अब हमने देखा था जब रेन ऑफ टेरर आया था ना, रेन ऑफ टेरर जो आया था उसके कारण क्या हुआ था उसके कारण ना विमेन के जो क्लब्स थे वो रोक दिए गए थे, उनको रोक दिया गया था। रेन ऑफ टेरर में जो ये विमेन ने क्लब्स चला रही थी विमेन, और ये जो भी एक्टिविटीज कर रही थी वो सब रुक गए थे, उन सबको रोक दिया था क्योंकि वो उस टाइम पे वो क्या मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया था भैया, वो तो बड़ा खतरनाक था, तो वो तो सीधा मार देता था, गिलोटिन के लिए भेज देता था, है ना, तो इसलिए ये सारी चीजें रोक दी गई थी। तो विमेन क्या डिमांड कर रही थी, विमेन क्या कर रही थी कि हमको तो पॉलिटिकल राइट्स चाहिए और हमको राइट टू वोट चाहिए। तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने उनको ये दिए थे, ये सुधार लेके आए वो लोग कि चलो आप ये एंजॉय करो, ये आपको नए इंप्रूवमेंट मिल रहे हैं, ये करने, मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है इससे आपकी लाइफ इंप्रूव होगी,
पर उनको वो क्या कह रही थी, नहीं हमको तो ठीक है आप ये कर रहे हो अच्छी बात है, पर हमको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए है, हमको क्या चाहिए, और हमको वोटिंग राइट्स चाहिए है। क्या हुआ फिर आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने क्या देखा कि रेन ऑफ टेरर में क्या हुआ था, विमेन के जो क्लब्स हैं, क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाला टाइम था, तो विमेन के क्लब्स रोक दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे क्या हुआ, बहुत सारी विमेन को अरेस्ट किया गया और एग्जीक्यूट किया गया। उन्होंने अपना वो स्ट्रगल चलाया, कंटिन्यू किया उन्होंने, ठीक है। तो उसकी वजह से वो बहुत सारी विमेन जो है उनको एग्जीक्यूट, उनको मार दिया गया, उनको इवन अरेस्ट तक किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट 200 साल जो है ना, विमेन के मूवमेंट्स चलते रहे और वो मांगती रही कि हमको राइट टू वोट चाहिए और इक्वल वेजेस चाहिए। इक्वल वेजेस क्यों मांग रही थी वो, क्योंकि भाई वो मेन से ज्यादा काम करती थी। वो थर्ड स्टेट विमेन सब्जियां भी बेच रही हैं, फल भी बेच रही हैं, फूल भी बेच रही हैं, कपड़े भी धो रही हैं, ब्रेड का भी व्यवस्था कर रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, सर्वेंट का जैसे भी काम कर रही हैं। तो वो काम ज्यादा कर रही है मेन से, पर उनकी जो वेज हुआ करती थी, जो उनको आमदनी मिलती थी, जो उनकी सैलरी हुआ करती थी, वो मेन से कम हुआ करती थी। तो वो क्या डिमांड कर रही थी कि हमको चाहिए पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट चाहिए, और हमको इक्वल वेज भी चाहिए, हमको इक्वालिटी चाहिए। भैया इतना काम कर रहे हैं, इतना लेबर कर रहे हैं, इतनी अपनी पूरा जान लगा रहे हैं उसमें, हमको भैया आप पैसे दो, हमको इक्वल वेज चाहिए, हम नहीं करेंगे ऐसे, हमको इक्वल वेज चाहिए। तो नेक्स्ट 200 ईयर्स उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट 200 ईयर्स तक वुमेन के ये जो मूवमेंट्स हैं ये चलते रहे, उनके रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स चलते रहे वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए, इक्वल वेज और वोटिंग राइट्स के लिए उनके मूवमेंट्स चलते रहे। आगे क्या होता है, लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट हुआ। इसको बेटा अच्छे से रखो, इसको अच्छे से लिख लेना, मैं कह रही हूं इसको अच्छे से रखो स्लिप ऑफ द टंग है ना। ओके, क्या है, इंटरनेशनल सफरेज, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये, इसको लिख लेना। क्या हुआ, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट हुआ ड्यूरिंग 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, ड्यूरिंग 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट हुआ। किस चीज के लिए हुआ था, वोटिंग राइट्स के लिए। किसके लिए हुआ था, वोटिंग राइट्स के लिए। तो इसमें पता पूरे सेंटेंस में ना 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होता है, ये जो बीच में वॉज, द, फॉर, ये ना कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि कनेक्टिंग वर्ड्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी बड़ी थ्योरी है, नहीं, मैंने पहले भी बताया है थ्योरी बहुत छोटी होती है। एक पूरे सेंटेंस में, एक पूरे पैराग्राफ में ना मुश्किल से 5-10 वर्ड्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो अगर हम वो वर्ड्स पकड़ लेना तो हमें पूरी कहानी यूं समझ आ जाती है। तो जब हम पढ़ते हैं ना तो केयरफुली रीड करो और देखो कि कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जैसे इस लाइन में कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैं बताती हूँ आपको। इस लाइन में है इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, क्योंकि इसी के ऊपर ये पूरी लाइन लिखी गई है ना कि इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट हुआ, और किस चीज के लिए हुआ, वोटिंग राइट्स के लिए हुआ, ठीक है। और कब हुआ, 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेन वर्ड्स, और बाकी के सब क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स। तो ऐसे पढ़ो, आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको ना ये जो लोड लगता है ना कि भाई इतनी लंबी थ्योरी है, इतना बड़ा पैराग्राफ है, इतना बड़ा आंसर है, कैसे होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं वो जो थ्योरी में बल्क क्रिएट करते हैं। मेन वर्ड्स तो कम ही कम होते हैं, तो इन मेन वर्ड्स को पकड़ो और अपना लर्निंग जो है इजी बनाओ। ओके, आप जब ऐसे पढ़ते जाओगे ना, आपको पढ़ते पढ़ते ना वो आ जाएगा, आपके हैंड में आ जाएगा कि आपकी फिर नजरें वहीं रुकेंगी जब आप पढ़ रहे होगे कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो ऐसे पढ़ो, चीजें जल्दी याद होंगी, काम इजी हो जाएगा, है ना। ओके, ठीक है। आगे फिर क्या हुआ, अभी हमने क्या देखा, इंटरनेशनल सफरेज हुआ, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट कैरी हुआ। इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट को चलाया
फॉर द वोटिंग राइट्स ड्यूरिंग 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। आगे फाइनली 1946 में, बताओ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 1946 आ गया, 1946 में फाइनली विमेन को राइट टू वोट मिला। ठीक है, फ्रांस में 1946 में विमेन को फाइनली राइट टू वोट मिल गया। चलो 200 साल की लड़ाई अब हुई है ना, तो फाइनली 1946 में उनको राइट टू वोट मिला। तो ये हमने पूरा पढ़ा विमेन के रेवोल्यूशन के बारे में। अब आगे क्या टॉपिक है, आगे है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। बहुत दर्द भरा टॉपिक है ये। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों को बांध के भेज दिया जाता था। बहुत खराब कंडीशन थी, ह्यूमंस को स्लेव बनाया जाता था। कितनी इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं थी, बताओ। चलो आगे हम देखते हैं क्या है। मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म was abolition of slavery in French colonies. फ्रेंच कॉलोनीज, सॉरी यार मैं क्या कह रही हूँ, फ्रेंच कॉलोनीज में जो सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म हुआ है, सोशल रिफॉर्म, क्योंकि ये सोसाइटी में आएगा, सोसाइटी इसका फायदा उठाएगी इस रिफॉर्म में। इस रिफॉर्म की वजह से सोसाइटी में अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। तो क्या रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म हुआ, रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म हुआ। और कौन सा रिफॉर्म हुआ? सोशल रिफॉर्म हुआ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का खात्मा, स्लेवरी का एबॉलिशन, स्लेवरी नहीं करनी चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा रिफॉर्म था। अब देखते हैं क्या होता था, क्यों इनको स्लेव बनाया जाता था। देखो क्या था ना, एक कॉलोनीज थी कैरेबियन में। ठीक है, जैसे इंडिया भी एक कॉलोनी थी ना, ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी ना इंडिया, तो ऐसे ही ना ठीक है कॉलोनीज थी कैरेबियन में। ठीक है, नाम क्या था उनका? एक थी ये मार्टिनिक, फिर एक थी ग्वाडिलोप। कितने कठिन कठिन नाम होते ना, अपन वो पता रहता है, वहां के लोगों को अपने नाम टफ लगते हैं और अपन यहाँ वाले लोगों को वहां के नाम टफ लगते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला था मार्टिनिक, ग्वाडिलोप एंड सैन डोमिंगो, ये 3 कॉलोनीज थी। ठीक है, अब इन 3 कॉलोनीज में क्या था, ये जो 3 कॉलोनीज थी ना बेटा, ये सप्लायर्स हुआ करती थी टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी की। और उस टाइम पे जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला ये पूरा फेज था, उस टाइम पे इन चीजों की बहुत डिमांड थी भाई, बहुत डिमांड थी इन चीजों की। तो टोबैको की, इंडिगो की, शुगर और कॉफी की बहुत डिमांड थी। और ये 3 कॉलोनीज क्या करती थी, ये कॉलोनीज सप्लाई करती थी ये चीजें। तो क्या होता था, देखते हैं हम क्या होता था, बताती हूं मैं। जो यूरोपियंस थे ना, वो बहुत डरते थे, वो बहुत अनविलिंग थे कि उनको दूर जाके काम नहीं करना है। तो यूरोपियंस क्या करते थे, यूरोपियंस वर वेरी अनविलिंग टू गो वर्क इन डिस्टेंट अनफेमिलियर प्लेसेस, सो दिस लेड टू अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस। मतलब ये जो कॉलोनीज है ना, यहाँ पे प्लांटेशंस, मतलब यहाँ पे इन चीजों की खेती की जाती थी, तो उसको प्लांटेशन कहते हैं। कॉफी और टी जो होता है ना, कॉफी टी, इसको ना प्लांटेशंस कहते हैं हम। ठीक है, इनकी खेती जहां की जाती है उनको हम प्लांटेशंस कहते हैं। ओके, तो इन कॉलोनीज में हुआ करते थे इनके प्लांटेशंस। और क्या, यूरोपियंस क्या है, यूरोपियंस चाह नहीं रहे हैं कि हम जाएं और हम काम करें, तो यूरोपियंस वर वेरी अनविलिंग टू गो टू वर्क। ठीक है, वो बहुत इच्छुक नहीं थे, वो उनकी इच्छा नहीं थी कि वो दूर किसी दूसरे देश में जाके या दूसरी कॉलोनी में जाके वो काम करें, दूर जाके वो काम करें, तो वो चाह नहीं रहे थे। तो उसके कारण क्या हो रहा था, इन प्लांटेशन में ना लेबर नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि यूरोपियंस नहीं चाह रहे थे कि हम जाके काम करें। तो लेबर की शॉर्टेज हो रही थी, कमी पड़ रही थी लेबर की इन प्लांटेशंस में। तो शॉर्टेज कैसे फुलफिल की गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है, यह ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। कौन सा वर्ड है ये, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ये तो क्या हुआ, शॉर्टेज कैसे फुलफिल की गई,
So the shortage was fulfilled by triangular slave trade between Europe, Africa and the Americas. एक triangular slave trade किया गया यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। तो इस ट्रेड को एक ट्रायंगुलर है, तो इसका नाम क्या है? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की वजह से जो शॉर्टेज थी लेबर की उसको पूरा किया गया। कैसे किया गया बताते हैं। तो ये सबसे पहले याद रखना, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, और वो किसके बीच में किया गया था? यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में ये ट्रेड किया जाता था। ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। तो ये जो स्लेव ट्रेड था ना, वो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। Slave trade began in 17th century. Slave trade 17th century में start हुआ। French merchants sailed to African coast, bought slaves from the local boss. अब French merchants क्या करते थे? वो अफ्रीकन कोस्ट पे जाते थे, ठीक है, अफ्रीका की जो कोस्ट एरिया थे वहां जाते थे, और वहां के जो लोकल बॉस थे, जो लोकल गुंडे नहीं हो जाते हैं, लोकल वो बॉस थे, उनसे ना वो स्लेव्स खरीदते थे। कुछ लोगों को खरीदते थे वो, ठीक है, स्लेव्स को खरीदते थे। अब उन स्लेव्स के साथ क्या होता था? उन स्लेव्स को टाइटली पैक कर दिया जाता था। काय में? शिप्स में। शिप्स में उनको ना सब भर दिया जाता था कि घुस जाओ इसमें, ठीक है। उनको ऐसे टाइटली पैक कर दिया जाता था और 3 मंथ की लॉन्ग जर्नी के लिए भेज दिया जाता था। 3 मंथ लगते थे, 3 मंथ्स लगते थे। वो ऐसे सोचो, जस्ट इमेजिन कैसा, कितना बेकार वो रहता होगा, कैसा लगता होगा। हाँ, तो 3 मंथ की लॉन्ग जर्नी थी, और वो अटलांटिक से कैरेबियन तक जाते थे। अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन वो ट्रैवल करते थे। तो उनको क्या किया जाता था? फ्रेंच मर्चेंट्स कहाँ आते थे? अफ्रीकन कोस्ट पे आते थे, स्लेव्स खरीदते थे लोकल बॉस से, ठीक है। उन स्लेव्स को टाइटली पैक किया जाता था शिप्स में, और उनको 3 मंथ की लॉन्ग जर्नी पे भेज दिया जाता था। और ये जर्नी कहाँ खत्म होती थी? कैरेबियन में। कैरेबियन इज अ प्लेस, वहां पे कैरेबियन सी देखी होगी आपने, ठीक है, कैरेबियन सी। तो उस वाले एरिया में ये जाके ये जर्नी जो है खत्म होती थी, ठीक है। आगे क्या होता था? उनको फिर प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था। बताओ, ह्यूमंस को कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है? वेरी 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 बेकार कंडीशन। सीरियसली कितनी बेकार सिचुएशन होगी ये, ठीक है। तो क्या होता था? प्लांटेशन ओनर्स को उन स्लेव्स को बेच दिया जाता था। उन स्लेव्स को खरीदा, टाइटली शिप में पैक किया, लेके आए और बेच दिया। सामान की तरह ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे स्लेव्स को, है ना, ठीक है। आगे क्या हुआ? स्लेव का एक्सप्लॉयटेशन किया गया। स्लेव का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, और उस स्लेव के एक्सप्लॉयटेशन से ये जो डिमांड्स आ रही थी ना, शुगर, कॉफी और टोबैको की, इन स्लेव्स की वजह से ये डिमांड पूरी की जाती थी। कैसे? देख ही रहे हो आप कैसे। उनको खरीदा, पैक किया, लेके आए, बेच दिया। प्लांटेशन ओनर्स ने खरीद लिया, वो काम करवा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? फिर वहां की डिमांड पूरी हो रही है। तो क्या हो रहा है? स्लेव्स एक्सप्लॉयटेशन मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। जो मार्केट्स में जो डिमांड बढ़ रही थी इन चीजों की, वो स्लेव्स के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से पूरी हो रही थी। इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो मार्केट की डिमांड पूरी हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। अब बॉर्डियुक्स, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये 2 है, ये बॉर्डियुक्स और नांतेस। ये पोर्ट थे, ये पोर्ट सिटीज थी, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज हैं जहां पे स्लेव ट्रेड सबसे ज्यादा होता था। ये 2 जगह का नाम याद रखना, बॉर्डियुक्स और नांतेस। ये 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज थी जहां पे सबसे ज्यादा स्लेव ट्रेड होता था, सबसे ज्यादा स्लेव ट्रेड फ्लरिश हुआ, सबसे ज्यादा वहां स्लेव ट्रेड होता था। 18th सेंचुरी में क्या हुआ? इन 18th सेंचुरी देयर वाज क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का क्रिटिसिज्म करने लगे 18th सेंचुरी में कि भैया स्लेवरी बहुत खराब है, स्लेवरी बंद की जाए। उसको क्रिटिसाइज करने लगे लोग कि इसको बंद करना चाहिए, दिस इज नॉट गुड। ये
ह्यूमन बिहेवियर नहीं है कि आप किसी को बांध के आप किसी को भेज रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, दिस इज वेरी इनह्यूमन, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी हुआ कब? 18th सेंचुरी में क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी हुआ। लॉन्ग डिबेट्स वर हेल्ड दैट राइट्स ऑफ मैन should be given to all French including those in the colonies। अब देखो राइट्स कुछ फ्रेंच भी जो थे ना वो बाहर भी थे, कॉलोनीज वगैरह में भी फ्रेंच काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिबेट्स कैरी आउट किए जा रहे थे कि जो राइट्स हैं मैन के, वो जो भी फ्रेंच सोसाइटीज में, सॉरी फ्रेंच कॉलोनीज में जो भी मैन है उनको भी ये सारे राइट्स मिलने चाहिए। तो क्या हो रहा था, लॉन्ग बड़े बड़े डिबेट्स चल रहे थे कि जो भी राइट्स हैं मैन के, जो भी राइट्स हैं वो फ्रेंच कॉलोनीज में, जो भी फ्रेंच उन कॉलोनीज में हैं उन फ्रेंच को भी ये राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। नो लॉ वाज पास्ड, कोई लॉ पास नहीं किया गया। क्यों भैया स्लेवरी खत्म नहीं हो रही थी? क्योंकि जो बिजनेसमैन थे, कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जिनका जो पूरा आमदनी है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट था, स्लेवरी के ही ऊपर डिपेंडेंट था। क्योंकि स्लेव ट्रेड होता था तो उनको इनकम मिलती थी, मतलब उनकी जो इनकम है वो स्लेव ट्रेड के ऊपर डिपेंड करती थी। तो ऐसे बिजनेसमैन भैया वो क्यों चाहेंगे कि हम ये स्लेव ट्रेड खत्म हो, और स्लेव ट्रेड खत्म होगा तो भैया उनको इनकम मिलना बंद हो जाएगी, तो उनको पैसे नहीं आएंगे। तो वो इस चीज का अपोज कर रहे थे कि नहीं ये खत्म नहीं होना चाहिए। तो कोई लॉ पास नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुछ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनका जो इनकम था वो तक इस पे कहीं कहीं डिपेंड करता था। तो वो लोग बहुत अपोजिशन में थे कि नहीं ये खत्म नहीं करना चाहिए। सो नो लॉ वाज पास्ड because of opposition of businessmen whose income depended on slave trade। तो इसकी वजह से वो अपोज कर रहे थे। फिर क्या हुआ, जो कन्वेंशन आया था 1794 में, 1794 में उन्होंने एक फाइनली एक लॉ बनाया। इसमें यहां लिखना 1794 लॉ बना, ठीक है। और कहां? कन्वेंशन में। ये दो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कन्वेंशन और 1794। तो कन्वेंशन इन 1794 में क्या हुआ, एक लॉ बना कि सारे स्लेव्स को फ्री किया जाए, जो भी फ्रेंच पोजेशंस हैं बाहर, जो भी ओवरसीज, जो भी मतलब जो भी कॉलोनीज हैं फ्रेंच की आगे, ओवरसीज मतलब उनके जो लैंड है फ्रेंच का, जो फ्रांस जो लैंड है उस फ्रांस के लैंड के बाहर, दैट इज ओवरसीज। तो वहां बाहर जो भी फ्रेंच पोजेशंस हैं, जो भी फ्रेंच जिस भी लैंड को एक्वायर किए हुए हैं, वहां पे जो भी स्लेव्स हैं उनको फ्री किया जाए। तो कितना अच्छा मतलब रिफॉर्म हुआ ना, अच्छी चीज हुई है कि भाई कन्वेंशन में इन 1794 एक लॉ बना कि सारे स्लेव्स को फ्री किया जाए, सारे स्लेव्स को जो भी फ्रेंच पोजेशंस में हैं उनको फ्री किया जाए। आगे क्या है, पर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए था, ये रिफॉर्म तो हुआ पर कुछ टाइम के लिए था। क्यों था? आगे ना नेपोलियन आएगा, हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, बहुत हीरो टाइप से एंट्री लेता है वो, है ना। तो एक डिप्लोमेटिक था, ही वाज अ डिप्लोमेटिक, बट वो एक हीरो बन गया काइंड ऑफ उस टाइम पे, ठीक है। तो 10 साल बाद क्या हुआ, नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी इंट्रोड्यूस कर दी। रिफॉर्म तो हुआ स्लेवरी का, कि एबॉलिशन हुआ स्लेवरी का, पर सिर्फ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हुआ, 10 साल ही सिर्फ चला। उसके बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो स्लेवरी फिर ले आया। और प्लांटेशन ओनर्स ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि जो राइट्स है ना, उनके पास ना एक राइट आ गई है कि वो जो अफ्रीकन नीग्रोज, अफ्रीका में नीग्रोज मतलब एक नीग्रोज कहते ना, एक बुरा शब्द माना जाता था उस टाइम पे, आगे हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो जो नीग्रोज थे ना, उनको क्या था, हाँ, प्लांटेशन ओनर्स के पास वो ये सोचते थे कि हमारे पास राइट है, वी हैव द राइट कि हम जो अफ्रीकन नीग्रोज हैं उनको स्लेव बना सकते हैं, उनको हम स्लेव बना सकते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। तो ये उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, राइट ऑफ मैन दिया गया था बट उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इन्होंने अपने खुद ही में दिमाग में लगा लिया, खुद ही दिमाग में सोच लिया
कि दे हैव द राइट, कि उनके पास राइट है कि वो अफ्रीकन नीग्रोस को एनस्लेव कर सके, उनको बांध सके, उनको स्लेव बना सके, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए, पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए वो किसी को, वो स्पेशली अफ्रीकन नीग्रोस को एनस्लेव कर सके। ये समझ लिया था कि उनके पास ऐसा राइट है। किसके पास ऐसा राइट है? प्लांटेशन ओनर्स के पास। प्लांटेशन ओनर्स ने ऐसा सोचा था। स्लेवरी फाइनली कब अबॉलिश हुई थी? फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी फाइनली 1848 में अबॉलिश हुई थी। तो स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन 1848। 1848 में फ्रांस में कंप्लीटली स्लेवरी अबॉलिश हो गई थी। आगे हम देखते हैं। तो रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ क्या है ये देखते हैं। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर? क्या पॉलिटिक्स जो लोग कपड़े पहनते हैं वो चेंज कर सकते हैं? मतलब उसमें चेंज ला सकते हैं, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे कपड़े नहीं पहनेंगे। द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड, ये क्वेश्चन है। आप खुद सोचो, क्या पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स है वो ये चेंज कर सकती है कि क्या बुक्स पढ़ेंगे लोग, कैसे बुक्स पढ़ रहे हैं लोग, कैसे कपड़े पहन रहे हैं लोग? क्या पॉलिटिक्स में चेंज की वजह से ये इन चीजों में चेंज आ सकता है? देखते हैं हम आगे क्या होता है। आफ्टर 1789 के बाद फ्रांस जो है ना, उसने बहुत सारे चेंजेस देखे। अब हम देख ही रहे हैं कि रिवॉल्यूशन हो रहा है भैया। अब देखो, जब रिवॉल्यूशन होता है ना तो एक ट्रांजिशन वाला फेज होता है, मतलब बहुत सारे चेंजेस, ट्रांजिशन फेज इज लाइक बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं उस टाइम पे। कपड़े की वो भी चेंज हो रही है, एजुकेशन भी चेंज हो रही है, एजुकेशन की राइट भी आ रही है, मतलब बहुत सारी राइट्स भी आती हैं। तो बहुत कुछ क्या होता है ना, चेंज होता है, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। तो 1789 में क्या हो रहा था? बहुत सारे चेंजेस देखे गए मेन और विमेन और चिल्ड्रन की लाइफ में। हर इंसान की लाइफ में, चाहे वो मेन हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, सबकी लाइफ में जो है चेंज देखे गए। और रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ब्रिंग आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। और रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया? उसने सोचा कि ये जो लिबर्टी और इक्वालिटी, ये जो फ्रीडम और इक्वालिटी वाली जो चीज है ना, ये जो आइडियल्स है ना, ये जो आग है ना, ये हम एवरीडे प्रैक्टिस में लेके आएंगे। तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या सोचा? उन्होंने डिसाइड किया कि आइडियल्स ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी, इन आइडियल्स को हम रोजमर्रा की प्रैक्टिस में लेके आएंगे, एवरीडे प्रैक्टिस में लेके आएंगे। तो 1789 में फिर क्या होता है? 1789 में सेंसरशिप को अबॉलिश किया गया। इससे क्या होता है? सेंसरशिप वाज अबॉलिश्ड। देखो पहले क्या होता था ना, इसके पहले 1789 के पहले क्या होता था? जो भी बुक्स लिखी जाती थी या जो भी कंटेंट लिखा जाता था, आप इतना इजी उसमें समझो कि जो कुछ भी लिखा जाता था ना, चाहे वो स्टोरीज हो, बुक्स हो, न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज हो, कुछ भी, वो ना सेंसर किया जाता था। और उसको कौन सेंसर करता था? उसको ना किंग सेंसर करता था। किंग देखता था कि क्या छापा जाना चाहिए और क्या नहीं छापा जाना चाहिए, मतलब क्या लोगों के पास पढ़ने आएगा और क्या नहीं आएगा। तो किंग उसको सेंसर करता था, ठीक है। तो वो सेंसरशिप करता था। किंग क्या करता था? उस कंटेंट को सेंसर कर देता था, उसको उसमें काट पीट भी कर देता कि नहीं ये गलत लिखा है, नहीं। तो ये वो किंग के पास ये था कि वो कर देगा, भैया तुम लिख लो, पर किंग तो हटा देगा उसको, तो फिर वो चीज लोगों तक कैसे पहुंचेगी? तो क्या हुआ? 1789 में सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया। 1789 में सेंसरशिप वाज अबॉलिश्ड। इन ओल्ड रिजीम बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस वर सेंसर्ड बाय द किंग बिफोर देयर पब्लिशमेंट। देखो मैंने बताया ना, पहले क्या होता था? बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस भी, इवन जो प्लेस लिखे जाते थे उनको भी किंग सेंसर कर देता था पब्लिशमेंट के पहले। उनको पब्लिश होने के पहले ही किंग जो है उसमें सेंसरशिप लगा देता था, उसमें उसको सेंसर कर देता था। राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन गेव फ्रीडम ऑफ स्पीच एज अ नेचुरल राइट। अब क्या हुआ था? सेंसरशिप अबॉलिश हो गई थी।
तो राइट ऑफ मैन और सिटीजन जो हमने पढ़े थे कि कुछ राइट्स ऑफ मैन, कुछ राइट्स मिल गए थे सिटीजन्स को, मैन को कुछ राइट्स मिल गए थे, तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एक नेचुरल राइट बना दिया कि आपको बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हो, यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोल सकते हो। क्या हुआ यहाँ पे, सेंसरशिप अबॉलिश हुई, तो उसकी वजह से क्या, आप पहले सेंसर किया जाता था मटेरियल, अब जो भी न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, जो भी अपना व्यू लिख रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचा सकते थे क्योंकि उनके पास बोलने का अधिकार था, वो बोल सकते थे आप, ठीक है। तो क्या हुआ, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन गेव फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई लोगों को एज अ नेचुरल राइट कि ये राइट है, ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपके पास राइट है। तो अब जो न्यूज़पेपर्स आती थी, जो पैम्पलेट्स आती थी, बुक्स आती थी, जो भी मतलब जो कुछ भी आता था, वो क्या लोगों तक पहुंचने लगा, वो सेंसर तो किया नहीं जा रहा है अब, तो जो कुछ भी लिख रहे थे, जो भी आइडियल्स, जो भी कंटेंट, जो भी अच्छी अच्छी बातें, रिवॉल्यूशनरी चीजें, जो लोगों को कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट के लिए, कि उनको उससे इम्प्रूवमेंट मिले, वो रिवॉल्यूशन करें, जो ये जो जिंदगी जीते आ रहे हैं उससे बाहर निकले, कुछ अच्छा बदलाव हो, तो ये सब चीजें लोगों तक पहुंचने लगी। और टाउन्स और कंट्री साइड, मतलब बड़े बड़े शहरों और गाँव में तक ये पहुंचने लगी, ये बुक्स, न्यूज़पेपर, ये सब बिल्कुल फ्लरिश, एकदम ऐसे फ्लड हो गया था फ्रांस में। टाउन्स और कंट्री साइड, इवन मतलब गांव, कंट्री साइड इज लाइक टाउन्स है उसका गांव टाइप, कंट्री साइड को कह सकते हो कि आप गांव है, ठीक है। तो कंट्री साइड, टाउन्स, ये फ्रांस की हर जगह पे ये जो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ये ना एकदम फ्लड हो गई थी, सब जगह पहुंच रही थी, इनफ क्वांटिटी में ये पहुंच रही थी। तो उसके कारण क्या हुआ, लोग जो आइडियल्स थे, जो भी चेंजेस उनको लाने हैं सोसाइटी के बारे में, ये सब वो डिस्कस करने लगे। तो क्या हो रहा था, इवेंट्स और चेंजेस जो हो रहे थे फ्रांस में, उसके बारे में डिस्कशन होने लगे, ठीक है। लोग बाग आपस में बात कर रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में बातचीत हो रही थी। तो फ्रीडम वॉज देयर टू एक्सप्रेस द अपोजिंग व्यूज एज वेल। अब बातचीत तो हो रही थी, ठीक है। तो अब क्या होता ना, जब आप चुप बैठे हो तो आप वहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप चेंज लेके आओगे किसी जगह पे। अगर आपको कुछ चेंज लेके आना है देन यू हैव टू स्पीक। आपके लिए कोई आके बोलेगा नहीं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, आपको बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था भैया, यहाँ पे जो भी चेंजेस आ रहे थे उनका डिस्कशन हो रहा था कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और जो लोग अपोज कर रहे थे वो भी अपने व्यूज रख रहे थे, क्योंकि उनके पास राइट टू स्पीच था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था कि वो बोल सकते हैं। तो जो भी उनके अपोजिंग व्यूज थे ना, जिन चीजों को वो अपोज कर रहे थे, जो वो सोच रहे थे कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो अपने व्यूज रख रहे थे, ठीक है। तो वो क्या अपने व्यूज भी रख रहे थे। तो क्या देखा हमने यहाँ पे, तो बहुत सारे चेंजेस जो है ना एवरीडे लाइफ में आ रहे थे। क्यों आ रहे थे, सबसे पहले सेंसरशिप अबॉलिश हुई। सेंसरशिप अबॉलिश होने के कारण लोग कंटेंट लिखने लगे, बुक्स आने लगी, जो बुक्स पहले सेंसर की जाती थी, जो किंग पहले निकालने से बंद कर देता था कि नहीं ये बुक्स बाहर नहीं निकलेंगी, ये बुक्स बाहर मार्केट में नहीं आएंगी, लोगों के पास नहीं जाएंगी, कंटेंट लोगों के पास नहीं जाएगा, तो वो बुक्स, वो न्यूज़पेपर्स, वो पिक्चर्स, वो प्लेज लोगों के पास पहुंचने लगे, लोगों की सोच बदलने लगी तो लोग चेंज होने लगे, है ना। सोच बदलेगी तो बहुत कुछ होगा, है ना। तो क्या हुआ, एवरीडे लाइफ वाज सीइंग सम चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस दिख रहे थे बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आइडियल्स ऑफ लिबर्टी। अब इन बुक्स में क्या लिखते थे, इन बुक्स में लिबर्टी के बारे में लिखते थे, फ्रीडम, इक्वालिटी के बारे में लिखते थे कि भैया इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ये सब के बारे में लिखते थे। तो उससे क्या होता था, उससे लोगों की सोच चेंज होने लगी और बहुत सारे हमने चेंजेस देखे। तो लोगों की एवरीडे लाइफ में चेंजेस शो होने लगे बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। इन आइडियल्स की प्रैक्टिस की वजह से, इन आइडियल्स को लोग अपना रहे थे अपनी एवरीडे लाइफ में और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी चेंजेस आ रहे थे, लोग रोज
रोजमर्रा में भी इक्वालिटी की बातें कर रहे थे कि उनको इक्वालिटी से रहना चाहिए, उनको इक्वालिटी चाहिए, उन्हें फ्रीडम चाहिए। तो ऐसे चेंजेस भी देखने को मिल रहे थे। ओके, सो नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। हम कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे। तो 1804 में क्या होता है? 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे आए और वो एम्परर बन गए, वो फ्रांस को रूल करने लगे। ठीक है, ये राजा बन गए वहां के, वो रूल करने लगे। नेपोलियन बोनापार्टे, ये नेपोलियन बोनापार्टे हैं, ये उनका पिक्चर है। ठीक है, ये बन गए एम्परर ऑफ फ्रांस। उनकी ना एक बड़ी अच्छी वो थी, स्ट्रैटेजी थी। वो पता क्या करते थे? वो जो भी नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज थी ना, उनको कंक्वायर करते थे, उन पे अटैक करते थे। जो भी फ्रांस के आसपास जो भी कंट्रीज थी उन पे वो अटैक करते थे, उनको कंक्वायर करते थे और उनको किंगडम बना देते थे। किंगडम बना दिया, ठीक है, उनको अटैक किया, उनको एक्वायर किया, उन कंट्रीज को हराया और उन कंट्रीज को किंगडम बना देते थे। और क्या करते थे वो? जो उनकी फैमिली मेंबर थी ना, मतलब जो उनके फैमिली मेंबर थे, उन फैमिली मेंबर को ही वो क्या करते थे? वो उस किंगडम का रूलर बना देते थे। तो उन्होंने क्या किया? फ्रांस के आसपास की कंट्री को अटैक किया, ठीक है, उसको जीत लिया, उसको किंगडम बना दिया और खुद की फैमिली में से एक मेंबर को उठाया और उसको उस कंट्री का रूलर बना दिया। तो वो ऐसे कर रहे थे। बट मतलब नेपोलियन क्या सोच रहे थे कि वो ना यूरोप के मॉडर्नाइजर हैं, मतलब वो यूरोप को मॉडर्न कर रहे हैं, वो मॉडर्नाइजर हैं यूरोप के। ठीक है, ये नेपोलियन सोच रहे थे। आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? कंक्लूजन देख रहे थे। तो नेपोलियन क्या सोच रहा था? कि नेपोलियन सोच रहा था कि वो तो मॉडर्नाइजर है, वो तो फ्रांस को मॉडर्नाइज कर रहा है, वो अपग्रेड कर रहा है फ्रांस को। बट ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को भी लग रहा था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। नेपोलियन ने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक लॉ लेके आया कि लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ है कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई एक्वायर नहीं करे, कोई छीन न ले, है ना। तो उसके लिए वो एक लॉ लेके आया, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और एक और लॉ लेके आया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है कि इतना, मतलब उसने फिक्स कर दिया था कि इतना अमाउंट वुड बी 1 किलो, इतना अमाउंट वुड बी मतलब हाफ किलो, इतना अमाउंट वुड बी ऐसा। ठीक है, तो ऐसा उसने फिक्स कर दिया था कि इतना अमाउंट वुड बी 1 किलो। तो ऐसा ये सिस्टम ले आया था। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स लेके आए। नेपोलियन वाज व्यूड एज अ लिबरेटर टू ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। नेपोलियन को पहले देखा जाता था कि नेपोलियन जो है वो फ्रीडम गिवर है, मतलब वो फ्रीडम लेके आएगा लोगों के लिए, बट ऐसा नहीं था। नेपोलियन आर्मीज जो है वो इन्वेडिंग फोर्स की तरह, वो बहुत हमलावर थी, एकदम हमला करती थी वो। तो वैसी आई, वो वैसे ही वो रही, मतलब लोगों को लग रहा था ये तो फ्रीडम लेके आएगा, ऐसा करेगा, बट ऐसा नहीं था। नेपोलियन की आर्मीज एकदम उल्टा ही कर रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ फाइनली? वाटरलू में 1815 में डिफीट हो गई उसकी, नेपोलियन की। ठीक है, नेपोलियन जो है हार गया वो 1815 में। वाटरलू में एक जगह का नाम है, यहाँ पे वो फाइनली हार गया। आगे क्या है? बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट अच्छा सा वो है, अच्छा लिखा हुआ, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? आइडियल्स ऑफ व्हाट? आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेगेसी थी। मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ना, वो इन चीजों पे चल रहा था कि लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम वाली जो फीलिंग है ना, फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों को फ्रीडम हो, दे हैव सम फ्रीडम, कि वो बोल सकें, उनमें इक्वालिटी हो। ठीक है, इक्वालिटी, लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, है ना। तो आइडियल्स, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं के ऊपर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ना इर्द गिर्द घूमता था। इन्हीं के आसपास जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इन्हीं आइडियल्स के ऊपर, इन्हीं आइडियल्स के आसपास फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा जो है रहा है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप। रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रांस में, पर वो पूरे यूरोप में फैल गया, पूरे यूरोप में वो फैल गया 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो बहुत अच्छा हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ,
बहुत कुछ अच्छे चेंजेस आए। अभी फिर से इसको देखते हैं, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको लिख लेना, इसलिए मैं दोबारा बोल रही हूँ। तो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स, इक्वालिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे और यही लेगेसी थे, यही जो है यही उनका एक नींव थे, इन्हीं के ऊपर ये है पूरा रेवोल्यूशन करते थे, इन्हीं यही चीज मांगते थे कि हमको लिबर्टी दो, हमको फ्रीडम दो, हमको इक्वालिटी दो, ठीक है। तो यही चीजें वो एक्सपेक्ट करते थे। तो इन्हीं चीजों के ऊपर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है। और जो रिवॉल्यूशन हुआ वो स्टार्ट तो हुआ फ्रांस से, पर वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया, पूरे यूरोप में वो स्प्रेड हो गया था। कब? 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया और हर जगह पर हम देखते हैं कि रिवॉल्यूशंस जो हैं वो स्टार्ट हुए, रिवॉल्यूशंस होने लगे, ठीक है। तो दिस वाज द लेक्चर। यहाँ हमने पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ लिया है। आगे और जो चैप्टर्स हैं वो और कवर करेंगे। आई एम गोइंग विद द एनसीईआरटी, मैं पूरा एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगी। आप लेक्चर्स फॉलो करते जाओ, आपको सब समझ आएगा, आपको लेक्चर्स में ही ऑलमोस्ट पूरा याद हो जाएगा, बिकॉज मैं लेक्चर्स में ही इतना रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा हो गया खत्म। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। उसके पहले नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023 और हम बड़े प्यारे प्यारे बैचेस लेके आ रहे हैं आपके लिए, है ना। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, हम मस्ती से पढ़ेंगे। और मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगी सोशल साइंस और मेरी क्लासेस रहेंगी 9th क्लास की, मेरी क्लास रहेगी वेडनेसडे को, ठीक है। 9th क्लास का सोशल साइंस मैं वेडनेसडे को पढ़ाऊंगी और मेरी क्लास 4 बजे से 5 बजे में रहेगी। 4 PM to 5 PM मेरी क्लास रहेगी, सोशल साइंस में आपको पढ़ाऊंगी। तो आओ, बढ़िया पढ़ो सोशल साइंस और मस्ती से पढ़ो, मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। आगे ये हमारा ऐप डेवलप हुआ है, स्कोर प्लस ऐप, बड़ा प्यारा ऐप है, इसको डाउनलोड करो। ये आपके लिए ही बनाया गया है कि आप इसका फायदा उठाओ। तो इस ऐप को डाउनलोड करो और इस ऐप से आप ये जो लेक्चर्स मैं पढ़ाती हूँ आपको, जो भी टीचर्स जो लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं उन सबके नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करो और नोट्स डाउनलोड करो इनसे और पढ़ो और अपनी लर्निंग जो है ना इजी बनाओ, स्मार्ट बनाओ। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।